चाय बनाने के बाद उसको छानते क्यों हैं? आटा गूंथने से पहले आटे को छानते क्यों? दूध या दही से मक्खन निकालने के लिए उसको मथते क्यों हैं? निस्संदेह बच्चों, दो पदार्थों को अलग करने के लिए। हाँ बच्चों, मैं हूं राजेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए इस चैप्टर में मेरे साथ बने रहिए शुरू से आखिर तक और समझने की कोशिश करते हैं पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। बच्चों, आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारी परिघटनाएं देखी हैं कि दो अलग अलग पदार्थ हैं, वो आपस में मिले हुए हैं, जिसको हम मिश्रण कहते हैं। उस मिश्रण से उन दोनों पदार्थों को अलग अलग कैसे किया जाता है। दो से अधिक पदार्थ हों तो उनको अलग कैसे किया जाता है, या एक ठोस हो दूसरा द्रव हो तो उन दोनों पदार्थों का मिश्रण है उसको कैसे अलग किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो द्रव आपस में मिश्रित बन के एक मिश्रण के रूप में है तो उनको अलग कैसे किया जाता है। आज इसी चैप्टर के अंदर हम, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, इसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर पृथक्करण प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए, चाय बनाने के बाद चाय की पत्तियों को छलनी से अलग किया जाता है। इसी प्रकार से आटे में से चोकर निकालना है तो छलनी की सहायता से आटे में से चोकर निकाला जाता है, ठीक है। और फसल पकने के बाद यानी शस्य कर्तन के समय अनाज की डंडियों से अनाज को अलग किया जाता है। दूध या दही से मक्खन को अलग किया जाता है। कौन सी विधि से? मंथन से। तो ये जो एग्जाम्पल देखे हैं, इनके अंदर कौन कौन सी विधियां लागू होती हैं अलग करने की, उनके बारे में हम आज यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो ये टॉपिक है, आज का ये जो चैप्टर है हमारा पदार्थों का पृथक्करण, इसमें पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ, मुख्य विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ जो रहेंगी, उनके अंदर हस्तचयन विधि होगी, दूसरी विधि होगी थ्रेसिंग, तीसरी विधि होगी निष्पावन, अगली विधि चालन, उसके बाद पांचवी विधि के बारे में हम पढ़ेंगे अवसादन, उससे अगली निस्तारण और निस्यंदन। इन विधियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे और कौन कौन सी विधि किस प्रकार के पदार्थों को अलग करने में लागू होती है, और एक विधि हम पढ़ेंगे वाष्पन। अगली जो विधि होगी वाष्पन होगी। तो इन विधियों को हम विस्तार से आइए डिस्कस करते हैं। पहली विधि लेते हैं बच्चों हम हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि के अंदर क्या होता है बच्चों कि दो पदार्थ आपस में मिश्रित हैं, जिनके कणों का आमाप अलग अलग है, और उन दोनों पदार्थों में एक हानिकारक हो सकता है, एक लाभदायक आ सकता है, या दोनों लाभदायक हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन हस्तचयन विधि के अंदर क्या होगी कि दोनों के आमाप, कणों के आमाप काफी बड़े होंगे और उनको हाथों से चुनकर अलग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर बच्चों, एक टोकरी के अंदर आम और सेब डले हुए हैं, हमें आम अलग करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर से आम उठा उठा के अलग रख देंगे,
टोकरी के अंदर सेब बच जाएंगे, या सेबों को अलग करना है तो उनमें से किसी एक को उठा देंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। हालांकि यहाँ दोनों पदार्थ कौन है, लाभदायक है। ठीक है। दूसरा, आपने घर पे देखा होगा, आपकी मम्मी दाल साफ करती है तो एक बर्तन के अंदर, थाली के अंदर, प्लेट के अंदर कुछ दाल डाल लेती है और दाल में से जो कंकड़ या भूसा है उसको हाथ से उठा कर बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर दो पदार्थ अलग हुए, हाथों की सहायता से चुन के उनको अलग किया गया है। एक पदार्थ यहाँ लाभदायक है, वो कौन है, दाल है। दूसरा पदार्थ हानिकारक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी हम दो पदार्थों का पृथक्करण करते हैं तो उनमें से एक हानिकारक भी हो सकता है, या कहिए कि अनुपयोगी भी हो सकता है, या दोनों उपयोगी भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है, कौन से पदार्थ को अलग करना चाहते हैं, वो हमें ध्यान में रख के उसको करना है। तो पहली है एस्चेन विधि। भी कौन सी विधि है इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों में जो कुछ बड़े मिट्टी के कण होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, भूसे होते हैं, इनको पृथक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हालांकि हस्तचयन विधि के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो प्राय अधिक मात्रा में नहीं होती। जैसे आप दाल में देखा, दाल के अंदर कंकड़ होते हैं, वो कुछ गिनती के ही होते हैं, उनको हाथों से उठा के हम अलग कर से देते हैं। तो हस्तचयन विधि क्या होती है, ऐसी विधि जिसमें दो पदार्थों में को पृथक किया जाता है तो उसमें से जो हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ है उसको हाथ से उठाकर अलग कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हस्तचयन विधि है। अगली विधि है थ्रेसिंग। कौन सी विधि है, थ्रेसिंग विधि है। सेकंड विधि थ्रेसिंग। थ्रेसिंग विधि को लागू करते हुए आपने देखा होगा, किसान जब अपने खेत के अंदर फसल को निकालता है या फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको सुखा लिया जाता है और फिर उसको बैलों की मदद से या आजकल आधुनिक मशीनों की मदद से क्या किया जाता है, जो अनाज के कणों के साथ में डंडियां जो भूसे के रूप में होती है उनको अलग करने के लिए उसको पीटा जाता है। ठीक है। अगर फसल की मात्रा कम है होती है तो किसी वस्तु की सहायता से फसल को पीट के अनाज के कणों को अलग कर लिया जाता है। तो जो परंपरागत जो तरीका है अनाज के कणों से डंडियों को अलग करना, बैलों के द्वारा होता था, लेकिन आजकल आधुनिक मशीनें आई हुई हैं, उनकी सहायता से थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग के अंदर जो अनावश्यक कण हैं उनको अलग करने के लिए हमने किसकी मदद ली, पीटना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब किसी मिश्रण में से दोनों या दो से अधिक पदार्थ हैं उनको अलग करना है तो उन्हें पहले पीटा जाता है और पीट के एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है। हालांकि इसके दौरान, इस प्रक्रिया से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। थ्रेसिंग विधि कहाँ लागू की जाती है, अनाज के कणों से भूसे या डंडियों को अलग करना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगली विधि है बच्चों निष्पावन विधि। कौन सी विधि है, निष्पावन विधि। निष्पावन विधि का मतलब होता है बरसाना, इसे बरसाना भी कहते हैं। ठीक है। बरसाना विधि कब लागू होती है, जब किसी मिश्रण के कणों के अंदर जो अवांछित कण होते हैं वो हल्के हों, हवा की सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ सकते हैं। तो निष्पावन विधि के अंदर हम जो मिश्रण है उसको जहां पर हवा का झोंका तेज चल रहा है वहां से ऊंचा उठा, जमीन से ऊंचा उठा के उसको बरसाना शुरू कर देते हैं। बरसाने से हवा के झोंके से उसके अंदर जो हल्के कण हैं वे हवा के साथ में उड़ के आगे दूसरे एक ढेर में बदल जाते हैं और जो बाहरी कण हैं वो एक अलग ढेर में हो जाते हैं। आमतौर पे निष्पावन विधि कहाँ लागू होती है, आमतौर पे निष्पावन विधि
अनाज के अंदर से भूसे को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। निष्पावन विधि के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होंगी? निष्पावन विधि के अंदर पवनों या वायु के झोंकों से मिश्रण को अलग किया जाता है। भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन होता है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भूसे से भारी अनाज के कणों को पृथक करना। आपके सामने यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के अंदर देख सकते हैं आप कि एक औरत है, यहाँ अनाज लिए हुए इस बर्तन के अंदर, ठीक है, और यहाँ से हवा के झोंके आए, इस दिशा में चल रहे हैं, और जब ये धीरे धीरे इसमें से बर्तन से नीचे की तरफ से ये इसको अनाज को बिखेरती है, सरकाती है, हवा के झोंकों से भूसा है उड़कर आगे इस ढेर में चला जाता है, और अनाज के भारी कण होते हैं इस ढेर के अंदर यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी निष्पावन विधि। अगली विधि है चालन विधि। कौन सी विधि? चालन विधि। चालन विधि आपने देखा होगा, घर के अंदर आटा गूंथने से पहले आटे में से चोकर को अलग किया जाता है। ये वहां पर लागू की जाती है। क्या होता है, आटे को किसी चालनी के या छलनी के अंदर से गुजारा जाता है। आटे के अंदर उपस्थित जो चोकर है, जो अनाज के जो छिलक हैं, वो छलनी के अंदर, छलनी के ऊपर बचेंगे और आटा नीचे की तरफ निकल जाएगा। इस तरह से दोनों का क्या हो जाएगा? पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या होता है, आटा छलनी में से क्यों निकल जाता है? छलनी के जो जाली जो होती है उसके अंदर जो छिद्र होते हैं वो छोटे होते हैं। हालांकि उन छोटे छिद्रों में से आटा तो बाहर निकल जाता है, लेकिन चोकर के कण बड़े होते हैं, वो उसमें से नहीं निकल पाता। तो चालन विधि का एक एग्जाम्पल कौन होता है? आटे से चोकर अलग करना। दूसरा कौन सा होता है कि आटा मिल के अंदर गेहूं पीसने से पहले पत्थर कंकड़ इत्यादि भूसे को भी बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो मिल के अंदर विशाल मात्रा के अंदर अनाज का सफाई की जाती है, तो उसमें कैसे करते हैं कि जो छलनी होती है उसको तिरछा रख लिया जाता है और उसके ऊपर से अनाज को डाला जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल इसका और भी है कि जहां पर भवन निर्माण का कार्य होता है, वहां पर रेत के अंदर से कंकड़ या पत्थर के जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको भी चलनी के अंदर से या छलनी के अंदर से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? एक बड़ी सी चालनी ली जाती है, यहाँ इस चित्र में आप देख पाएंगे, इसके अंदर से रेत डाल दी जाती है और धीरे 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 इसको सहलाया जाता है। रेत के जो हल्के कण हैं वो नीचे निकल जाएंगे, ऊपर कंकड़ पत्थर हैं वो अलग से बाहर यहाँ ढेर में आ जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी विधि थी? चालन विधि। चालन विधि का उपयोग ऐसे मिश्रण में किया जाता है जहां दो ऐसे अवयव जिनके आमापों में अंतर हो और उनको पृथक करना हो। यानी चालन विधि के अंदर चलनी के द्वारा ऐसे मिश्रण को के अंदर जो दो पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है जिनका दोनों के कणों का माप कौन हो? बड़ा हो। एक के कण छोटे हों, दूसरे के बड़े हों। ठीक है बच्चों, अगली विधि के बारे में हम बात करेंगे। अगली विधि है अवसादन विधि। कौन सी विधि है? अवसादन विधि। ठीक है, अवसादन विधि के अंदर क्या होता है कि जब जल में कोई चीज या कोई वस्तु या कोई पदार्थ मिला दिया जाता है या मिल जाता है और उसमें से उन कणों को अलग करना है। ठीक है बच्चों, प्राय आपने देखा होगा कि दालें या चावल को पकाने से पहले उनको आमतौर पे जल से धोया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? कि दालों के अंदर जो मोटी मोटी अशुद्धियां थी उनको तो हम किससे निकाल देते हैं? हसैन विधि से निकाल देते हैं। ठीक है, निष्पावन विधि से निकाल देते हैं। ठीक है, इन विधियों से अलग कर देते हैं। लेकिन दाल या चावल इत्यादि जो पदार्थ हैं उनके ऊपर कुछ मिट्टी के कण, कुछ धूल या कुछ अन्य अशुद्धियां जो उसके साथ चिपकी हुई होती है वो अलग नहीं होती।
तो इनको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक अलग विधि का और उपयोग करना पड़ता है। और वो अलग विधि कौन कौन सी होती हैं? उन विधियों के अंदर एक विधि हो सकती है अवसादन और निस्तारण विधि। क्या करते हैं, जब दालें और जो चावल हैं उन्हें पहले हम किस में डाल देते हैं, इनको पहले किस में डाल देंगे बच्चों, हम पानी में मिला देंगे। पानी में मिलाने के बाद में फिर पानी को थोड़ा सा 1 या 2 मिनट के लिए स्थिर रहने देंगे। फिर धीरे से है ना, उस जिस बर्तन में वो दाल या चावल जो पानी में मिला हुआ है उस बर्तन को थोड़ा सा है ना इंक्लाइन कर लेंगे, टेढ़ा कर देंगे और उसको पानी को धीरे 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 क्या कर देंगे, उसमें से बाहर निकाल देंगे। पानी बाहर निकल जाएगा और जो भारी कण है वो दाल के या चावल के वो नीचे बैठ जाएंगे और दाल और चावल के साथ जो अशुद्धियां थी वो पानी में मिलकर बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कौन कौन सी विधि लागू की, जब हमने पानी के अंदर दाल और चावल के अंदर पानी डाला तो दाल और चावल के साथ में जो अशुद्धियां थी वो पानी में घुल गई और घुलने के बाद में हमने कुछ समय के लिए उसको स्थिर रखा। तो जो बाहरी कण थे दाल इत्यादि के जो ऊपर उठे हुए थे वो नीचे बैठ गए और भारी कणों का जिस मिश्रण के अंदर जो नीचे बैठने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, हम अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। और फिर हमने बताया कि बर्तन को थोड़ा सा इंक्लाइन करके या टेढ़ा करके उससे पानी जो बाहर निकालते हैं उसको बाहर की तरफ उड़ेलते हैं। उस उड़ेलने से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाएगा, पानी के अंदर जो मिट्टी इत्यादि के कण थे वो भी पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं निस्तारण विधि। इससे निस्तारण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, निथारना भी कहते हैं। ठीक है, इस पद से इस तरह से इन अशुद्धियों को अलग किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कुछ अशुद्धियां निस्तारण के बाद जो पीछे जो बर्तन के अंदर कुछ जल रह गया है या जो हमारे दाल चावल रह गए हैं उनके अंदर मिली रह जाती हैं। ठीक है, तो उनको अलग करना है तो एक नई विधि का प्रयोग किया जाता है। वो कब लागू होती है, उस समय क्या होता है, अगर हम छलनी की सहायता से छानेंगे तो वो अशुद्धियां दूर नहीं हो पाएंगे। तो छलनी के छिद्र थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें एक ऐसी छलनी लेनी पड़ती है जिसके छिद्र और भी छोटे हों। आमतौर पे इस तरह की छलनी किससे बनी होती है, वस्त्र से बनी होती है या फिल्टर पेपर से बनी होती है। ठीक है, अगर हम निस्तारित जो जल को बाद में किससे गुजारें, ऐसी छलनी से गुजारें जो वस्त्र से बनी हुई हो या फिल्टर पेपर से बनी हो, उस विधि को हम क्या कहते हैं, निसंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निसंदन कहते हैं। ठीक है, या फिल्टर करना भी कहते हैं। ठीक है, ये था बच्चों कौन, अवसादन, निस्तारण और निसंदन। ठीक है, निस्तारण विधि है, अवसादन विधि है, निसंदन विधि है, कई बार एक साथ भी लागू की जाती है। जैसे दाल धोने वाली बात आई, पहले हमने उसका अवसादन किया फिर उसका निस्तारण किया। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे 2 द्रव आपस में मिले हुए हों। ठीक है, उस समय हम इसको क्या करेंगे, 2 द्रव, उदाहरण के तौर के ऊपर पानी के अंदर तेल मिला हुआ हो तो हम क्या करेंगे, पानी और तेल के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर रख देंगे। स्थिर रखने से क्या होगा, पानी तेल से भारी होता है, पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर की सतह पे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अवसादन हुआ, पानी नीचे बैठ गया, तेल ऊपर हो गया, तो भारी कण नीचे बैठ के कौन सी विधि हुई, अवसादन। फिर उसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके बाहर की तरफ लुढ़काना शुरू कर दिया तो तेल बाहर आ गया, तो कौन हुआ, यहाँ पर निस्तारण हुआ। ठीक है, तो तेल से पानी, तेल और जल के मिश्रण को, दोनों का जो मिश्रण है उनसे दोनों को, तेल और जल को अलग करना है तो 2 विधियां लागू हुई, अवसादन और निस्तारण। लेकिन कई बार क्या होता है, एक कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें एक ठोस है और एक द्रव है। ठीक है, ठोस और द्रव, जैसे चाय पत्ती और चाय का मिश्रण था, उसको हमने किस विधि से, चालन विधि से कर लिया था। अगर फिर भी कुछ ऐसे पदार्थ हों जिनके अंदर से और भी अशुद्धियां दूर करनी हो, चाय पत्ती की छलनी के छिद्र में से कुछ चाय की पत्तियां
नीचे की तरफ आ जाए और उसको और भी हमें छानना है तो चाय पत्ती की जो छलनी है उसमें हम कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल आराम से साफ हो जाएगी। कपड़े का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि कपड़े के अंदर जो धागे होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और कपड़े से इनको किसी भी पदार्थ को छानने को हम निस्यंदन बोलते हैं और इन छिद्रों को ही हम क्या बोलते हैं? ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें निस्यंदक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निस्यंदक कहते हैं। ठीक है, निस्यंदन जो विधि है आपने घर में प्रयोग करते हुए देखा होगा। जब पनीर तैयार किया जाता है, पनीर के अंदर से जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो यानी जो पानी होता है उसको अलग कैसे किया जाता है? कपड़े के ऊपर डाल दिया जाता है, कपड़े में से पानी है जो बाहर निकल जाएगा और जो ठोस अर्ध ठोस रूप में जो दूध फटा हुआ दूध है वो पनीर के रूप में ऊपर निकल जाएगा। एक तो एग्जाम्पल कौन होगा? पनीर तैयार करना। दूसरा, निस्यंदन विधि के अंदर जो पंकित जल होता है, अशुद्ध जल होता है, उस जल में से अशुद्धियों को दूर करते हैं। उस दौरान भी हम निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। उस दौरान भी किसका प्रयोग करते हैं? निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। अशुद्ध जल लेते हैं, उसको एक बर्तन में डालते हैं, कुछ देर तक उसको स्थिर रहने देते हैं। स्थिर रहने से बाहरी जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। नीचे बैठी तो उस कौन हुआ? अवसादन हुआ। क्या हुआ बच्चों? अवसादन हुआ। और कुछ हल्की अशुद्धियाँ होंगी जो पानी की सतह पे तैरने लग जाएंगी। उसको दूर करने के लिए पानी को फिर जिस बर्तन में पानी लिया है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी को बाहर की तरफ निकाल देंगे। अशुद्धियाँ पानी के ऊपर से बाहर निकल जाएंगी। वो कौन हुआ? निस्तारण हुआ। ठीक है, लेकिन अब जो नीचे से जो जल बच गया है उस जल के अंदर कुछ बाहरी जो मिट्टी इत्यादि है वो भी है। उस मिट्टी को अब जल से अलग करना है तो हम क्या करेंगे? कपड़े में से छानेंगे। कपड़े में से छानेंगे तो कुछ मिट्टी के कण कपड़े में से भी निकल जाएंगे, कुछ अशुद्धियाँ जो कपड़े में से भी आ जाएंगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस बार जो छलनी के रूप में हम एक नए उपकरण का प्रयोग करेंगे, एक नई चलनी का प्रयोग करेंगे जिसे फिल्टर पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फिल्टर पेपर कहते हैं, फिल्टर पत्थर कहते हैं। फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं बहुत महीन और बारीक होते हैं, इसमें से सिर्फ जल के कण ही निकल सकते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर्स के किसी किप या इत्यादि बर्तन के अंदर फिल्टर पेपर लगा लेंगे और जो निस्तारित जो जल है उसको फिल्टर पेपर्स के थ्रू गुजार देंगे। धीरे धीरे फिल्टर पेपर में से जल नीचे आ जाएगा और अशुद्धियां फिल्टर पेपर में यहां रह जाएंगी। ठीक है, ये कौन हुआ? अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। ठीक है बच्चों, अगली विधि है बच्चों वाष्पन विधि। कौन सी विधि है? वाष्पन विधि। वाष्पन विधि में को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए वाष्पन किसे कहते हैं। जल का वाष्प बनकर यानी भाप में बनकर उड़ जाना अपनी सतह से वाष्पन कहते हैं। जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। गैसीय अवस्था जल की या पानी की क्या होती है? भाप होती है। और पानी का द्रव अवस्था से भाप में बदलना यानी गैसीय अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ठीक है बच्चों, हालांकि जल का हर समय वाष्पन होता रहता है, चाहे उसको गर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर गर्म करते हैं तो वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, गर्म नहीं करते हैं तो वो धीमा वाष्पन होता रहता है। ठीक है, तो पानी के अंदर मिली जो अशुद्धियां हैं, ऐसी अशुद्धियां जो पानी में घुलनशील हैं, उनको दूर करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? वाष्पन विधि का। तो वाष्पन विधि क्या है? इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब पानी में लवण जैसे घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के लिए पानी को गर्म किया जाता है, पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और शेष जो उसमें घुले हुए लवण हैं वो शेष बच जाते हैं। ये क्या कहलाता है? वाष्पन विधि, जो कि पदार्थों के पृथक्करण में लागू होती है।
बच्चों आपने सुना होगा कि नमक का निर्माण कैसे होता है। नमक का निर्माण कहाँ से किया जाता है? समुद्र के जल से किया जाता है, क्योंकि समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा के अंदर लवण होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लवण होते हैं। तो समुद्र के जल से हमें नमक तैयार करना हो तो हम क्या करेंगे? समुद्र के आसपास के क्षेत्र के अंदर से बड़े बड़े गड्ढे बना लेंगे, ठीक है। उन गड्ढों के अंदर क्या डाल देंगे? समुद्र का जल डाल देंगे। जब सूर्य का प्रकाश से उस जल के ऊपर गिरता है, जल गर्म होकर वाष्पन के द्वारा धीरे धीरे वाष्प बनाता है और पानी बाहर निकल जाता है, और नीचे गड्ढे में शेष कौन रह जाते हैं? लवण रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? लवण रह जाते हैं। इन लवणों के अंदर कुछ अशुद्धियां, रेत, मिट्टी या मरे हुए कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। फिर उनको जो लवण बचे हैं उनका हम शोधन कर लेते हैं, और बाद में हम क्या तैयार कर लेते हैं? नमक तैयार कर लेते हैं। तो साधारण नमक कैसे तैयार किया जाता है? कौन सी विधि से तैयार किया जाता है? वाष्पन विधि से तैयार किया जाता है। लेकिन बच्चों अभी लास्ट की कुछ विधियां हुई थी, प्रयोग की थी। हमने बताया था कि किन्हीं पदार्थों को पृथक करने के लिए एक विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है, एक से अधिक भी किया जा सकता है। जैसे दालों में से कंकड़ पत्थर को निकालना है तो हस्त चयन विधि एक अकेली प्रयोग की थी हमने। आटे में से चोकर निकालना है तो एक विधि की प्रयोग की थी जो चालन विधि थी, ठीक है। जब तेल में से पानी का जो तेल और पानी का मिश्रण होता है उन दोनों को अलग किया था, तो हमने क्या किया था कि तेल और पानी को इकट्ठा रखा और पानी को फिर टेढ़ा कर देते हैं बर्तन को, और उस तेल अलग हो जाता, पानी होता है। एक विधि हमने प्रयोग की, निस्तारण विधि की, ठीक है बच्चों। और एक विधि और जो मैं यहाँ डिस्कस करना भूल गया था, दही, दूध और दही में से मक्खन को अलग करते हैं तो क्या करते हैं? दूध और दही को पहले बिलोया जाता है, ठीक है, मंथन किया जाता है उसका। उसके बाद में क्या होता है? दूध और दही के अंदर जो मक्खन होता है वो धीरे धीरे उसकी सतह पे आ जाता है। इस तरह से दूध और दही में से मक्खन अलग हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिश्रण ऐसे भी होते हैं एक या दो विधि से भी ज्यादा विधियां लागू होती हैं उनको साफ करने में, ठीक है। वो विधि कहां कहां लागू होती है? मान लो रेत के अंदर नमक मिल गया है, क्या होगा? रेत के अंदर नमक मिल चुका है। रेत, और दूसरे शब्दों में कहिए हमारे पास रेत और नमक का मिश्रण है, तो क्या हम हस्तचयन विधि से रेत में से नमक को बाहर निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हस्तचयन विधि तभी लागू होती है जब दो पदार्थ हो तो दोनों के कणों का माप काफी बड़ा हो, दोनों के कणों में काफी अंतर हो, यानी एक के कण काफी छोटे हो, एक के बड़े हो। दूसरी कंडीशन हस्तचयन में क्या होती है कि जो अशुद्धियां होती हैं वो काफी कम मात्रा में हो, तभी लागू हो सकती है। तो यानी रेत के कण में से नमक को निकालने के लिए हम हस्तचयन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। या फिर हम कहें कि क्या इसको अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन विधि से किया जा सकता है? नहीं, ये भी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि रेत और नमक में अवसादन और निस्तारण करेंगे तो उनको उसके अंदर पानी मिलाना पड़ेगा, रेत के अंदर और नमक के अंदर, ठीक है। तो हमने पानी का मिश्रण बना लिया, तो उससे मिश्रण से करने से क्या होगा? उस दोनों को मिला के कुछ देर तक हम रख देंगे। रखने के बाद में जो रेत के कण है वो तो नीचे तलहटी में बैठ जाएंगे, लेकिन जो नमक था वो पानी में आ गया, दो पदार्थों का फिर मिश्रण बन गया। तो अब पानी में से नमक को कैसे अलग करना है? तो हमें एक नई विधि का प्रयोग और करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं रेत और नमक के मिश्रण अगर आपके पास है तो उसको अलग कैसे करते हैं। इन दोनों को अलग करने के लिए बच्चों हमें पहली जो विधि लागू करनी है, अवसादन करनी है। क्या करनी है? अवसादन। अगली विधि हमें इसमें लागू करनी है वाष्पन, और इससे आगे की एक विधि और है संघनन, ठीक है। संघनन विधि क्या है या संघनन प्रोसेस क्या है, इसको समझिए बच्चों। अभी आप लोगों को बताया था पानी को अगर गर्म कर दिया जाता है तो वो वाष्प में बदल जाता है, यानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में।
किसी भी द्रव का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है। अगर इसी वाष्पन का अगर उल्टा कर दिया जाए, किसी भी वाष्प को अगर ठंडा कर दिया जाए, यानी किसी भी गैस को ठंडा कर दिया जाए, तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यानी पानी को गर्म किया तो पानी भाप में बदला, तो क्या हुआ? वाष्पन। और भाप को अगर ठंडा कर दिया तो वो वापस पानी में बदल गई। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। ठीक है। तो रेत और कण जो नमक का मिश्रण है, उसमें से ये 3 प्रोसेस हम लागू करेंगे। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसको करके देखते हैं। एक बीकर लीजिए, उसमें कुछ जल डालिए। ठीक है। जल डालकर उन दोनों को आपस में मिलाइए। ठीक है। आपके पास मिश्रण तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम उस मिश्रण को क्या करेंगे? थोड़ा सा उलेटेंगे, टेढ़ा करेंगे। टेढ़ा करने से पानी बाहर निकल जाएगा। जो नमक पानी में घुल चुका था वो पानी में नमक आ जाएगा, रेत के कण नीचे रह जाएंगे। तो हमने कौन सी प्रक्रिया की? अवसादन विधि की। और अवसादन के बाद जो पानी को टेढ़ा किया तो पानी अलग से आ गया। तो वहां पर हमने कौन सी विधि, अवसादन के बाद में कौन सी विधि लागू कर दी? हमने उस पर निस्तारण भी कर दी। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि निस्तारित जो जल होगा उसके अंदर से संपूर्ण मात्रा में रेत अलग हो जाए। तो यहां पर हमने एक विधि और भी लागू करनी पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं कौन सी विधि? निस्यंदन विधि। ठीक है। तो फिल्टर पेपर या कपड़े में से उसको छान लेंगे, रेत अंदर रह जाएगी। फिर शेष कौन रह जाएगा? जल और नमक का घोल रह जाएगा। अब जल और नमक का जो घोल बचेगा उन दोनों को अलग करना है, क्योंकि हम तो चाहते थे अलग करना रेत से नमक को। अब जो पानी जो आ गया है, इस पानी को भी अलग करना है। तो पानी को अलग कैसे करेंगे? पानी को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? एक केतली लेंगे। इस केतली लेंगे और केतली के अंदर पानी डाल देंगे, यानी जो निस्तारित जल है वो डाल देंगे। उसको फिर धीरे धीरे धीमी आंच पे गर्म करते जाएंगे। और जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है और पानी काफी देर लगाता है, तो आंच को थोड़ा सा जिसकी फ्लेम है इसको बढ़ा देंगे। पानी उबलने लग जाएगा। जैसे जैसे पानी उबलेगा तो केतली की जो नोज है इसमें से भाप बाहर आएगी, यानी पानी भाप बनकर बाहर आ गया। पानी का वाष्पन होना शुरू हो गया। अब हमें इस वाष्पित जल को किस में बदलना है? इस भाप के रूप में आ गया, इसको वापस जल में बदलना है। तो हम एक बर्तन लेंगे, प्लेट ले लेंगे। प्लेट को हम चिमटे इत्यादि की सहायता से पकड़ेंगे। प्लेट के ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े रख देंगे। ठीक है। बर्फ के टुकड़े रखने से प्लेट ऊपर से ठंडी हो जाएगी। जैसे ही भाप इस प्लेट के साथ टकराएगी तो भाप ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलेगी और ऐसे ऐसे बूंदें बनके यहाँ नीचे गिरती जाएगी। ठीक है। तो वो पानी है पहले भाप में बदला, वापस फिर पानी के रूप में आ गया। अब इस तरह से गर्म कर रहे हैं। केतली के अंदर जितना भी पानी हो भाप बनकर सारा बाहर आ गया। अब केतली के अंदर शेष आखिर में नीचे कौन बच जाएगा? नमक बच गया। ठीक है। तो इस प्रकार से नमक से पानी भी अलग हो चुका है। तो यहां पर हमने क्या देखा? जब रेत और पानी का जो मिश्रण होता है उसमें हमने अवसादन विधि का भी प्रयोग किया। ठीक है। निस्तारण विधि का भी, निस्यंदन विधि का भी, वाष्पन का भी, संघनन का, यहां पर एक से अधिक विधियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जहां कहीं भी इस तरह के जो मिश्रण होते हैं, जो दो ठोस होते हैं और उनको हस्तचयन विधि से अलग नहीं किया जा सकता, और हालांकि अगर वो पानी में घुलनशील हैं तो उनको इन विधियों से अलग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोल सकता है? यानी पानी के अंदर नमक डालने के बाद चम्मच से हिलाएं तो घुल जाएगा। क्या अगर हम उसके अंदर नमक डालते रहे, एक गिलास पानी है, तो कितना नमक वो अपने अंदर घोल सकता है?
ये कहना चाहता है। चीनी के अंदर पानी डालें, उसको घोलें, घुल जाएगी, और चीनी डाल दें, और चीनी डाल दें, क्या ऐसी स्थिति आएगी जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी? हाँ, एक स्थिति ऐसी आएगी जब चीनी या नमक पानी में घुलना बंद कर देती है कुछ समय के बाद में, और जब वो घुलना बंद कर देती है तो वो जो घोल बना नमक और चीनी का, उस घोल को हम संतृप्त घोल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त घोल। दूसरे शब्दों में ये कहिए, किसी भी पदार्थ को पानी में एक निश्चित मात्रा तक घोला जा सकता है, और जब वो घुलना बंद कर देता है तो वो जो घोल बना है पानी का, उसको संतृप्त घोल कहते हैं। जब तक पानी में नमक घुल रहा है या चीनी डाल रहे हैं, चीनी घुल रही है, तब जो घोल होता है या विलेन होता है, उस विलेन को हम असंतृप्त विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलेन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो विलेन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, एक असंतृप्त विलेन और एक संतृप्त विलेन। ठीक है, असंतृप्त विलेन कौन होगा? जब पानी के अंदर किसी पदार्थ को घोलते हैं तो वो पदार्थ उसमें घुलता रहता है, जब तक वो घुलता रहता है तब तक वो क्या कहलाता है? वो जो विलेन बना है वह घोल बना, असंतृप्त बना। जब उस पदार्थ की और अधिक मात्रा उसमें घुलनी बंद हो जाएगी तो वो घोल कैसा हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्रियाकलाप द्वारा आप इसको करके देख सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालिए, उसको हिलाइए, पानी घुल गया, पानी के अंदर नमक घुल गया, इसका मतलब कैसा घोल बना? असंतृप्त बना। दूसरी चम्मच और डालिए, फिर मिलाइए, अब भी घुल रहा है तो अब भी कौन है? असंतृप्त है। तीसरी, चौथी, 5वीं, इस तरह से आप डालते जाइए और घोलते जाइए। एक स्थिति ऐसे आ जाएगी कि अब नमक घुलना बंद हो जाएगा। हमने चम्मच से जो नमक डाला है वो गिलास के पेंदी के पास में बैठ जाएगा, तलहटी में आपको नजर आएगा। अब जो घोल हुआ वो कौन हुआ? संतृप्त घोल हुआ। क्या संतृप्त घोल को दोबारा से असंतृप्त बनाया जा सकता है? या दूसरे शब्दों में कहिए कि क्या अब और भी नमक घोला जा सकता है? हाँ, घोला जा सकता है। कैसे? उस घोल का, जो नमक और पानी का घोल हमने लिया या चीनी डाली, तो चीनी और पानी का जो घोल लिया उसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो वो पुनः घुलना शुरू कर देगा, यानी संतृप्त से दोबारा असंतृप्त विलेन बन सकता है। तो गर्म करने से पदार्थ दोबारा से घुलने शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर पदार्थों को पृथक्करण के विभिन्न विधियों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, और वो विधियां कौन कौन सी थी उनको एक बार रिवाइज करें। इस चैप्टर को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। जहां कहीं भी इसे समझ में नहीं आता है वहीं पे वीडियो को पॉज करें। ठीक है, रिवर्स करके दोबारा से फिर सुने। ठीक है, और पिछले चैप्टर्स के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियो दी हुई हैं, उनको देखिए और उन चैप्टर को भी रिवाइज कीजिए। बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसी प्लेस पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।